यहाँ पे व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए या फिर स्वर आए तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। भेद नहीं होते, इसके नियम ही होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और नियम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर भी क वर्ग का तीसरा वर्ण। तो बच्चों आज हम व्यंजन संधि सीखेंगे। इससे पहले हमने स्वर संधि सीखी थी, स्वर संधि के 5 भेद सीखे थे, जिसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि सीखी थी, है ना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, उसमें से कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो आज हम व्यंजन संधि सीखेंगे। व्यंजन संधि में क्या क्या नियम होते हैं, इसके भेद नहीं होते, इसके नियम ही होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और नियम कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक बात मैं अच्छे से आपको समझा दूं कि व्यंजन संधि में वर्णों का बहुत महत्व होता है। वर्णों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। वर्ण अर्थात जो व्यंजन है, व्यंजनों का क्रम आपको समझ में आना चाहिए, आपको जुबानी याद होना चाहिए। इसीलिए जो स्पर्श व्यंजन है उनके क्रम को आपने याद करना है। इसलिए इसमें, क्योंकि इसमें इसका बहुत महत्व है। जो स्पर्श व्यंजन है जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तो इनका इसमें बहुत महत्व है। उसके क्रम को आपको, उसका क्रम आपको याद होना चाहिए। तो आपको बहुत जल्दी ही ये बात समझ में आ जाएगी, आप इसे अच्छे से हल कर पाएंगे। जैसे कि ये पहला जो दिया हुआ है उदाहरण है, जगत प्लस ईश है, जगत धन ईश है। तो इसमें त व्यंजन आया है जिसमें हल लगा हुआ है, अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं है। तो ये पूरा पूरा व्यंजन है और व्यंजन के साथ उत्तर पद में स्वर आया हुआ है। तो इसके जो नियम है वो इस तरह से होता है, जैसे इसकी परिभाषा देख लो। किसी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या फिर स्वर, यानी व्यंजन है उसके बाद उत्तर पद में कोई व्यंजन आए या फिर कोई स्वर आए, तब जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश है, तो जगत में जो त आया हुआ है ये त वर्ग का है ना, त थ द ध न। अब इसमें ये देखना है कि त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, क्योंकि इसके नियम हैं ऐसे कि अगर व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तब वो व्यंजन जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे त थ द, तो द जो है वो उसमें, इसमें ये परिवर्तित हो जाएगा त, और इसमें जब ये त द में परिवर्तित हो जाएगा तो इस द में ये वाला ई स्वर उसमें मिक्स होकर दीश बन जाएगा। तो जगदीश, तो ये पूरा शब्द कैसे बना, जगदीश, द में बड़ी ई की मात्रा लग गई तो जगदीश हो गया। इसी तरह से वागदान है, तो क जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क ख ग, ग हो जाएगा क्योंकि इसमें भी हल लगा है तो ग में भी हल हो जाएगा। तो क्योंकि इसके सामने कोई भी स्वर नहीं है तो इसलिए ये क जो है वो आधा ही रहेगा। तो इसको जो हम बोलेंगे, जिसको जब हम शब्द बनाएंगे तो वागदान हो जाएगा, क्योंकि ग में कोई स्वर नहीं है, क्योंकि क के स्थान पर हमने ग लगा दिया। क का तीसरा वर्ण ग होता है, तो वागदान हो गया। षट आनन है, ट के बाद आ स्वर आया हुआ है, तो यही वाला रूल इसमें लगेगा। तो ट है, ट वर्ग का तीसरा वर्ण हम देखेंगे, ट ठ ड, ड आया है तीसरा, तो जो ट है वो ड में बदल जाएगा और ड में आ स्वर मिलकर इसमें मात्रा बन जाएगी और षडानन ये शब्द बना। इस तरह से दिग अंबर है, तो यहाँ पे भी क जो है वो ग में बदल जाएगा तो दिगंबर बन गया। इसी तरह से उन्नति है, तो इस तरह के ऐसे जो होते हैं जो पहले से ही 5वें वर्ण में होता है। तो कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं, नियम, कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिसमें ये जो त हल वाला है ये इसी के वर्ण में बदल जाएगा, इसी में, यानी कि इसका भी न ही हो जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा उन्नति। ऐसे ही षट मास है तो षण मास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी 5वां वर्ण है और ये भी 5वां वर्ण है। ये प फ ब भ म, प वर्ग का 5वां वर्ण है और ये वाला त वर्ग का 5वां वर्ण है। तो जब 5वां वर्ण होता है तो उसके साथ वाला जो व्यंजन आता है वो भी 5वें वर्ण में ही बदल जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट वर्ग आया है और इधर म है, क्योंकि ये अलग अलग वर्ग के हैं। यहाँ पर प वर्ग है और ये वाला ट वर्ग आया है, तो ट वर्ग का 5वां वर्ण ण होता है। और यहाँ पर देखो त वर्ग, इधर भी त वर्ग है और इधर भी त वर्ग का 5वां वर्ण है, इसलिए त वर्ग के 5वें वर्ण में बदल गया। लेकिन यहाँ पर ट वर्ग
प वर्ग दो अलग अलग आए हैं, लेकिन प वर्ग का पांचवा वर्ण बना हुआ है, और इसी के आधार पर ट वर्ग का भी पांचवा वर्ण यहाँ पर चेंज हो जाएगा, परिवर्तन में आ जाएगा। तो ट वर्ग का पांचवा वर्ण होता है ट ठ ड ढ ण, तो यहाँ पर भी ण आ गया, क्योंकि यहाँ पर हल है इसलिए यहाँ पर भी हल वाला ही ण आ जाएगा, अर्थात आधा ण आएगा। तो षण मास इस तरह से ये रूप बना। इस तरह से दिग्दर्शन है, तो दिक में क है, और यहाँ पर भी दर्शन यानी त थ द, ये तीसरा वर्ण है त वर्ग का, तो यहाँ पर भी क वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो क ख ग में बदल जाएगा, तो दिग्दर्शन। तो इस तरह से इसके जब हम अभ्यास करते हैं तो इसके नियम बहुत जल्दी ही हमें समझ में आने लग जाते हैं। आगे देखो, जगत अम्बा। अब यहाँ पे त के बाद अ स्वर आया है, तो यही वाला रूप आएगा। इसमें जो नियम बना था कि त के बाद ई आया है, यानी त जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यहाँ पर भी वही है, त तीसरे में बदल जाएगा, त थ द, तो यानी द जगत द है, और ये वाला अ जो है वो द में द को पूरा कर देगा, इसलिए इसका हल हट जाएगा। तो शब्द बना जगदम्बा। ऐसे ही तत्मय है, तो यहाँ पर भी वही रूल लागू होता है जो हमने यहाँ पर षड्मास में देखा था। तो तत्मय त वर्ग है, और यहाँ पर प वर्ग है। प वर्ग का पांचवा आया हुआ है, इसलिए यहाँ त वर्ग भी अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो त थ द ध न होता है पांचवा वर्ण, इसलिए तन्मय ये शब्द बन जाएगा। ठीक है ना। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछे। आगे भी देख लेते हैं इसके उदाहरण। विपत जाल, तो ज जो है च छ ज, तो यहाँ पर जाल जो है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में है, तो ये जो त है ये भी इस वर्ण में बदल जाएगा, विपत जाल। विपत जाल यानी कि त के स्थान पर ज आ जाएगा, विपत जाल। दिग्गज, तो ग में बदल जाएगा, दिग्गज। जो क है ये भी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया, दिग्गज हो गया। सतगति, तो सदगति हो गया, त थ द तीसरे में बदल गया, सदगति। वाक में, तो क ख ग घ ङ, पांचवा वर्ण ङ है, इसलिए यहाँ पे वांग्मय हो गया। उत्हार है, तो ह जो है स्पर्श व्यंजन में से किसी का नहीं है, लेकिन ये जो हार है इस द की वजह से, क्योंकि त जो है वो अपने तीसरे वर्ण में बदला, तो त थ द हो गया, और द के बाद ध होता है, इसलिए उद्धार ये शब्द बन जाएगा, उद्धार, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जो हमें अभ्यास से हमें समझ में आ जाती हैं। तो इसका देखो, उद्धार, त का द बना, और द के बाद जो ह है वो ध में बदल गया, उद्धार। तल्लीन, तो तल्लीन जो त है वो ल में बदल गया, इस वाले ल में तल्लीन बन गया। ऐसी वाग ईश है, तो क जो है वो ग में बदल गया, वागीश। तत् अनुसार, तद अनुसार। सतजन, तो सज्जन, इसी को में बदल जाएगा, सज्जन। तो ये अभी तो आपकी छोटी क्लास है, 6, 7, 8 के बच्चे इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन 9th क्लास में आके इसको विस्तार रूप से समझाया जाएगा कि ये परिवर्तन क्यों हुआ। तो अभी आप के सिलेबस में इतना ही है कि इसको देखना है, इतना ही समझना है कि ये अगर यहाँ पे व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए या फिर स्वर आए तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। अब आता है विसर्ग संधि, एक रह गई है, तो विसर्ग संधि को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।